डेली आपके यहाँ पर क्लासेस चलाई जाती हैं। चलिए, तो ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, और जो लोग भी लाइव आ चुके हैं तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। इस क्लास में हम सभी लोग हिंदी को, पूरी हिंदी का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, और प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं, बन सकते हैं, संभावित प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से महत्वपूर्ण बात ये मुझे लगती है कि चांदनी के जितने भी पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि चांदनी का पर्यायवाची जो है वो चंद्रिका हम लोग कह सकते हैं चांदनी को, चंद्रप्रभा भी कह सकते हैं चांदनी को, कौमुदी भी कह सकते हैं चांदनी को। उसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, चंद्रिका भी हो गया आपका, चंद्रप्रभा भी हो गया, कौमुदी भी हो गया, एक और है भाई ज्योत्सना। आप सभी लोगों को याद रखना है, ज्योत्सना भी कह सकते हैं। क्या चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा ज्योत्सना, और उसके अलावा हो जाएगा जुन्हाई। तो इन पांचों पर्यायवाचियों में से कोई भी, ठीक है, इसके अलावा कोई और पूछा नहीं जा सकता आपसे चांदनी में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो चंद्र नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चांद का पर्यायवाची होता है। तो चांद के पर्यायवाची आपसे जो जो पूछे जाते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सा भाई, चांद का पर्यायवाची। तो चांद को देखिए हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। चांद को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, एक तो चंद्र कह सकते हैं, चांद को हम लोग क्या कह सकते हैं, चंद्र कह सकते हैं। शशांक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, चांद को हम लोग क्या कह सकते हैं, शशांक कह सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। शशि कह सकते हैं, निशाकर कह सकते हैं, कलानाथ कह सकते हैं। चांद को हम लोग सोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सोम भी कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। चांद को ही हम लोग राकापति भी कहते हैं, ठीक है, राकापति भी हम लोग कह सकते हैं। बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पूछा जा रहा है आज पानी बहुत गिरा, यह वाक्य कैसा है, आपको बता रहे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, ये एक टॉपिक होता है बहुत ही छोटा सा, एक तरह से एक वाक्य आपके सामने आता है और आपसे पूछा जाता है ये वाक्य जो है बताइए सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या ये मिश्र वाक्य है। तो इस तरह से प्रश्न आपके सामने बनता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ी पहले बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपका सरल वाक्य कब होगा, संयुक्त वाक्य कब होगा, मिश्र वाक्य कब होगा, ये बात सब बता देते हैं कि सरल वाक्य कब तब होगा जब एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। यानी कि जिस वाक्य में कोई आदत बताई जाए, या जो नियमित रूप से होता है वो बताया जाए, या कोई बात बताई जाए, एक बात बताई जाए, वो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगर वो संयुक्त वाक्य होगा तो उसकी पहचान कैसे आप लोग कर सकते हो संयुक्त वाक्य की, अगर किसी भी वाक्य में और आ जाता है, और आ जाता है, किसी वाक्य में तथा आ जाता है, किसी वाक्य में या आ जाता है, तो वो क्या वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। किसी वाक्य में अथवा आ जाए, अथवा आ जाए, या किसी वाक्य में क्या आ जाए, आप सभी लोग याद रखेंगे, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आ जाए, या किसी वाक्य में इसलिए आ जाए, तो वो क्या होगा, तो वो क्या, देखिए अगर आपको औरों से आगे बढ़ना है ना, तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर ये वे शब्द आ रहे हैं तो वो वाक्य क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मिश्रित वाक्य कब होता है, तो मिश्रित का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मतलब ही होता है मिला जुला मिश्र वाक्य का, ठीक है। मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है, मिला जुला, यानी कि किसी भी शब्द, किसी भी वाक्य में अगर मिले जुले शब्द आ रहे हैं, ठीक है। मिले जुले कैसे, जैसे कि मान लीजिए जितना आ गया यहाँ पर, और क्या आ गया, उतना आ गया, तो जितना तुम दोगे उतना, उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, ऐसे करके, तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। जिधर तुम जाओगे, जिधर तुम जाओगे उधर मैं भी जाऊंगा, तो ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो कुल मिला के मिश्रित शब्द यानी कि मिले जुले शब्द किसी भी अगर वाक्य में आ रहे हैं तो वाक्य क्या होगा, कैसा होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो एक तो वो हो गया, और एक दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी वाक्य में अगर के आ जाए तो वो मिश्र होगा, अगर किसी वाक्य में क्यों के आ जाए तो वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। इतना जितना मैंने आपको बताया है, इससे बाहर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। चलिए, आज पानी बहुत गिरा, तो इस पे देखिए कोई बात बताई जा रही है, एक कोई बात बताई जा रही है, ना तो इसमें तथा और किंतु परंतु है, ना तो इसमें मिश्रित है, तो ना तो ये होगा ना ये होगा, बचा क्या, सरल वाक्य हो जाए, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई।
तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है। अनुनासिक किसको कहा जा सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, क्या भाई, वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम लोग मान लीजिए बात करें, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको ह्रस्व स्वर नहीं कहा जाता है, तो जितने ह्रस्व स्वर होते हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, जितने ठीक है दीर्घ स्वर होते हैं वो आप लोग याद कर लीजिए। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, छोटा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगी, छोटा ऊ हो जाएगा और ऋण हो जाएगा। ये चार जो हैं आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, तो हो सकता हो ये तीन दे दिए जाए, ये ना दिया हो, ठीक है, ये ना दिया हो, इसमें से अच्छा कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो दीर्घ स्वर भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है या निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो कुछ नहीं करना, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ये बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ, ठीक है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसके अलावा ओ हो जाएगा, ठीक, और क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इतने सारे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, ठीक है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना वही मूल स्वर होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर होते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया था, छोटा आ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और ऋण होता है। तो अगर मूल स्वर आ जाए तब भी आप लोग को यही बताना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। अजंत का संधि विच्छेद आपको करके बताना भाई, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जा का क्या बच जाएगा, चा बच जाएगा, अच धन अंत बच जाएगा, और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है या वर्ष है, बताइए। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बता दीजिए। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखिए भाई, अगर हम लोग दंत की बात करें तो दंत ये क्या होता है, जब आप लोग ऊपरी दांतों को देखोगे, ऊपरी दांतों के निकट से बोला जाएंगे दंत वर्ण। दंत वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, ऊपरी दांतों के निकट से बोले जाएंगे। जैसे कि अगर आप ता बोलते हो तो किसका इस्तेमाल होगा, जो ऊपरी दांत हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल होगा। ता है, था है, एक बार बोल के देखिए भाई, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दंत वर्ण हो जाएंगे। उसके अलावा सा, उसके अलावा सा, रा, ला, ये भी आपके दंत वर्ण ही होते हैं। ओष्ठ की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ओष्ठ की बात करें, जब आप ओष्ठ वर्णों को बोलोगे तो दोनों होठों का इस्तेमाल करोगे। बोल के देखिए, पा बोल के देखिए, ठीक है, फा बोल के देखिए, उसके अलावा बा, भा, मा, ठीक है। ये तो ये वाले वर्ण कैसे हो जाएंगे, ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। दंत वर्ण मैंने आपको बता दिया है, ओष्ठ वर्ण मैंने आपको बता दिया है। तालव्य वर्णों की भी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तालव्य वर्ण कैसे बोले जाएंगे, जो आपका मुंह का भी ऊपरी जो छत होती है, ठीक है, भीतरी जो छत होती है, इसका जो पहला वाला भाग होता है इसका इस्तेमाल होगा। जो मुंह के भीतरी छत होती है इसका इस्तेमाल होगा। जिसके बोल के देखिए ज़रा, चा, तो किसका इस्तेमाल हुआ, जो मुंह की भीतरी छत है उसी का तो इस्तेमाल हुआ भाई, ठीक है। चा है, छा है, जा है, झा है, हुआ है, तो ये आपका किसका इस्तेमाल होगा, तालव्य का इस्तेमाल होगा। मैंने कौन कौन से बोले, चा, छा, जा, झा और उआ, ठीक है, उआ इस तरह से बनेगा भाई। तो यहाँ पर छा भी तो मैंने बोला है, और पूछा क्या जा रहा है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका उत्तर यहाँ पर होना चाहिए तालव्य। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देवर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। आई का, आनी का, अनि का या आवर का। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं लिखकर आपको बता दूँ देव रानी, ठीक है, देवरानी अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर प्रत्यय के रूप में अगर हम लोग बात करें कौन सा शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, आनी आ जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि देवर में क्या स्त्रीलिंग बनाने के लिए, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का इस्तेमाल करोगे, आनी का इस्तेमाल करोगे। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कि जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए।
देखिए अगर हम लोग बात करें कि नगर की, नगर में कौन सा प्रत्यय है, तो कुछ प्रत्यय नहीं है, ठीक है, कुछ प्रत्यय नहीं है। सागर की बात करें तो सागर में भी कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगर में बात करें कोई भी प्रत्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता भाई, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन बाजी करके तो टुकड़े किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, ये देखिए कैसे किए जा सकते हैं। बाजी हो गया और धन करके क्या हो गया, गर हो गया, तो प्रत्यय क्या आ जाएगा, गर आ जाएगा। बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है आपको। शुभेच्छु के समानार्थी शब्द का आप सभी लोगों को यहाँ पर चयन करके बताना है क्या होगा। शुभ चिंतक होगा, हितैषी होगा, या आपके शुभाकांक्षी होगा, या परोपकारी होगा। तो बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, शुभेच्छु यानी कि शुभाकांक्षी, शुभ आकांक्षी यानी कि शुभेच्छु। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कई बार देखिए ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए भाई। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मैं आपके सामने लिख दूँ भारत, ठीक है, क्या लिख दूँ भाई, भारत लिख दूँ और लगा दूँ ई है, और लगा दूँ ई है, तो कौन सा शब्द बन जाएगा, भारतीय शब्द ही तो बन जाएगा। भारत धन ई है क्या बन जाएगा, भारतीय बन जाएगा। तो बात करें कौन सा प्रत्यय इसमें होगा भारतीय शब्द में, तो ई हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए, नमक मिर्च में समास आपको बताना है, क्या इसका समास हो जाएगा, बताइए भाई। देखिए नमक और मिर्च हम लोग कह सकते हैं, या योजक चिन्ह लगाए, तो योजक चिन्ह जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। अब ये दोनों देखा जाए आपस में थोड़ा सा अपोजिट हम लोग इसको कह सकते हैं, एक समान तो है नहीं, ये अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए छोटा बड़ा ये अपोजिट है, तो छोटा बड़ा के सामने अगर मान लीजिए आता है योजक चिन्ह, तो वहाँ पर आपका होगा द्वंद्व समास। मान लीजिए अगर ये आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है, मान लीजिए ये आ जाए, अरे मैं क्या बताऊं आपको, देखिए यहाँ व्यक्ति आ जाए, व्यक्ति डैश मानव आ जाए, तो यहाँ पर आपका जो है डैश लगा हुआ है यानी कि योजक चिन्ह लगा, तो यहाँ पर आपका द्वंद्व नहीं होगा भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, उपधा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहाँ पर तालव्य वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए आपको याद रखना है चा, उसके अलावा आपको याद रखना है छा। क्यों तालव्य, क्योंकि जो मुंह का आपका जो भीतरी छत है, अरे भाई मुंह के अंदर जो भीतरी छत है इसका जो पहला भाग है इसी से तो बोले जाते हैं तालव्य वर्ण। तो चा हो गया आपको याद रखना है, छा हो गया आपको याद रखना है, जा हो गया आपको याद रखना है, झा हो गया, और उसके अलावा उआ हो गया, शा हो गया, और या हो गया। तो इतने सारे वर्ण जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तालव्य वर्ण कहलाते हैं ये सारे वर्ण, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो तालव्य वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 7 होती है, आप सभी लोगों को याद रखना है। एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर करेंगे, 5 सेकंड का समय है आप सभी लोगों के पास। क्लास को शेयर करके दोबारा से वापस आ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है भाई, बताइए। चलिए क्लास एक बार आप सभी लोग शेयर करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर किया होगा। देखिए ये जो पंक्ति है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, या रोला है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मात्राएं क्यों ना गिन लें इसमें हम लोग, रा, ठीक है, रा में बड़ी आ की मात्रा है तो 2 तो ये हो गई, और माँ में छोटी आ की मात्रा है ये 1 हो गई, तो कुल मिला के 3 मात्राएं हो गई। इसको हम लोग कैसे लिख दें, ऐसे लिख दें कि 3 मात्राएं राम से निकल रही हैं, लखन से भी देखिए 3 मात्राएं निकल रही हैं, ला में छोटे आ की मात्रा, खा में छोटे आ की मात्रा, ना में छोटे आ की मात्रा, सीता में कितनी मात्राएं निकल रही है, सा में बड़ी ई की मात्रा है, ये 2 मात्राएं होंगी, और ता में जो बड़ा आ का मात्रा है ये भी आपकी 2 मात्राएं होंगी, तो कुल 4 मात्राएं हो गई। सा में 1 मात्रा, हा में छोटी ई की मात्रा है इसलिए 1 मात्रा, और छा में छोटे आ की मात्रा है इसलिए 1 मात्रा, तो 3 मात्राएं आपकी ये हो गई। गिन लीजिए आप लोग, 3 3 3 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया भाई, 13 हो गया। तो यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है भाई, इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हो, इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर तो आपका 13 हो गया। हृदय में 3 मात्राएं,
हृदय में 3 मात्राएं, बसु में 3 मात्राएं, सुर में 2 मात्राएं और भूप में कितनी 1 2 3 3 मात्राएं। तो इसको गिन लीजिए ज़रा आप लोग। एक ये आपका 6 हो जाएगा, 7 8 8 9 10 11 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर आप लोग बताइए ज़रा, अब मुझे आप लोग बताइए पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं किस में होती हैं, किस में होती है? तो आपका उत्तर दोहा ही तो जाएगा, दोहा ही तो जाएगा। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो जिनका उत्तर जा रहा भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो आपके मुंह के अंदर का, जो आपके मुंह के भीतर की जो छत है, ठीक है, जो आपके मुंह के भीतर की छत है, इसका जो अगला भाग है, इसी की सहायता से बोले जाते हैं मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण बोले जाते हैं। कौन कौन से मूर्धन्य वर्ण होते हैं, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। टा हो गया, ठा हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, टा ठा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो लिखा हुआ है, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो भाई मूर्धन्य व्यंजन है, यही आपके मूर्धन्य व्यंजन है। बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, पा फ ब भ म ये आपके ओष्ठ हो जाएंगे। त थ द ध न ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये आपको याद रखना है। इसमें और कौन कौन से आते हैं, सा रा ला, ये आपको याद रखना है। दंत में आ जाएंगे। च छ जा जा आपके तालु में आ जाएंगे, तालव्य कहलाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के नाम पुल्लिंग होंगे, नदियों के नाम पुल्लिंग होंगे, दिनों के नाम पुल्लिंग होंगे या तिथियों के नाम पुल्लिंग होंगे? बताइए, क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, देखिए, भाषाओं के नाम कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे, पूछा जा रहा है। ठीक है, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, नदियों के नाम पुल्लिंग होंगे। तो गंगा कैसी है, ठीक है, गंगा कैसी है, यमुना कैसी है, यमुना कैसी है, ब्रह्मपुत्र कैसी है, ताप्ती कैसी है। तो कुल मिला के हमें इतना पता चला कि जितने भी नदियों के नाम है वो सब कैसे हैं, वो सब स्त्रीलिंग है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तिथि के नाम क्या हो जाएंगे, तारीख के नाम क्या हो जाएंगे, 22 कैसी है, 22 तारीख कैसी है, 25 तारीख कैसी है। तो कुल मिला के हमें पता तिथि के नाम भी स्त्रीलिंग हो जाए। भाषा के नाम भी हिंदी कैसी है, मराठी कैसी है, गुजराती कैसी है, ठीक है, बांग्ला कैसी है। तो कुल मिला के हमें इतना पता चला भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। दिनों के नाम की बात करें कि सोमवार, सोमवार कैसा दिन है भाई, सोमवार फंक्शन करने का कैसा दिन है। तो जिसके भी साथ कैसा आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पुल्लिंग। तो पुल्लिंग होते हैं दिनों के नाम। मंगलवार कैसा है, बुधवार कैसा है, बृहस्पति कैसा है, गुरु कैसा है, शनि कैसा है, शुक्र कैसा है। तो सभी में कैसा कैसा आ रहा है, तो ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो अलग है, अलग नहीं बल्कि गलत है, ये आपको बताना है। चलिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है भाई। अलंकार का अर्थ क्या, आभूषण श्रृंगार होता है। सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए, अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण होता है। अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार। तो ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात लिखी हुई है सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है, तो ये सरासर गलत है। क्या है भाई, ये सरासर गलत है, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बात आप सभी लोगों को याद रखना। देखिए, अलंकार से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से, तो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक अगर आपसे पूछे जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, अलंकार। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक अगर आपसे पूछे जाए तो आचार्य दंडी आपको उत्तर बताना है। क्या बताना है, आचार्य दंडी आपको उत्तर बताना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से देखें तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो शब्द अलंकार, एक आपका शब्द अलंकार हो जाता है और एक आपका हो जाता है अर्थ अलंकार। प्रश्न आपसे क्या बनता है, प्रश्न आपसे ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। दूसरा प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्द अलंकार के भेद आप लोग याद कर लीजिए और अर्थ अलंकार के भेद आप लोग याद कर लीजिए। तो शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 5 आपको सिर्फ याद रखना है। एक तो अनुप्रास जो है ये आपका शब्द अलंकार का भेद है, अनुप्रास हो गया। उसके बाद यमक हो गया, ये बात आपको पता होगी, यमक हो गया। श्लेष हो गया, ठीक है, श्लेष हो गया। उसके बाद क्या हो गया, वक्रोक्ति हो गया। ठीक है,
वक्रोक्ति हो गया, ये बात आपको याद रखना है, और वीप्सा आप सभी लोगों को याद रखना है। तो ये जो है ये सारे शब्द अलंकार के भेद हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। अच्छा, अब उसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, तो अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं? उपमा अलंकार जो है ये आपका अर्थ अलंकार है। प्रतीप अलंकार जो है ये भी आपका अर्थ अलंकार है, ठीक है। उसके अलावा संदेह अलंकार है या भ्रांतिमान, ठीक है, संदेह अलंकार है। उसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है, या भ्रांतिमान अलंकार आपसे पूछ लिया जाए, दृष्टांत अलंकार आपसे पूछ लिया जाए, उल्लेख अलंकार, ये सारे कैसे हैं? ये सारे अर्थ अलंकार हैं। देखा जाए तो अर्थ अलंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है, यानी कि विपरीत कौन सा होता है? तो प्रतीप अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा होता है? प्रतीप अलंकार। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। चलिए, तो अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। चलिए, तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा? बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए, तो बात करें यहाँ पर देशों के नाम एक साथ इन्होंने लिख दिए हैं, ठीक है, एक साथ इन्होंने लिख दिए हैं, बिना किसी चिन्ह के, बिना किसी विराम चिन्ह के इन्होंने लिख दिए हैं। तो अगर यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कि चीन के बाद अगर ये आपका आ जाता विराम, ये आपका आ जाता, ठीक है, यहाँ पर तो तथा लिखा हुआ है तो यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं, तो आपका वाक्य हो जाता है ये भी बिल्कुल सही। लेकिन नहीं लगा है तो आपका क्या हो जाएगा? विराम चिन्ह नहीं लगा है तो आपका कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला शुद्ध हो जाएगा, और यही आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। इसी को तो कहते हैं भाई समय बचाना। समय बचाना किसको कहते हैं? इसी को तो कहते नहीं कि जब आपको 100% गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ आप लोग कह सकते हो कि यही उत्तर होगा, यही उत्तर होगा, तो उसके बाद देखने का ही नहीं, देखने का नहीं। अगला प्रश्न देखिए, और ये बात आएगी कब? ये बात आएगी कब? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये बात आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर करवाई जा रही है। चलिए, तो बताने की कोशिश कीजिए निम्न पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? बताइए भाई, अलंकार आपको बताना, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? बताइए। तो सभी लोग बता दीजिए भाई। देखिए, जलता है यह जीवन पतंगा, इसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, कौन सा अलंकार? देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार तो बिल्कुल भी संभावना भी तक नहीं है, ठीक है। तो उपमा हो सकता है या रूपक हो सकता है, बात आपको ध्यान रखनी। देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मैं आपको अभी बताया था कि उपमा अलंकार का विपरीत कौन सा अलंकार होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? प्रतीप अलंकार जो होता है ये उपमा अलंकार का विपरीत होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार है, आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। जलता है यह जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा। उसके अलावा उपमा अलंकार कहाँ कहाँ होता है? तो मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर है, पीपर पास सरिस मंडोला, इस तरह की पंक्तियों में आपका उपमा अलंकार हो जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से रस के अंग है, आप लोग बताओगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए, क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो रस के अंग जो होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, 4 अंग होते हैं। एक तो स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, और उसके अलावा संचारी भाव होता है। तो ये सब नहीं होते भाई, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो ये आपके हो जाएंगे। बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि जो नाटक निम्नलिखित में से नाटक में कितने रस माने जाते हैं? तो नाटक में जो है 8 रस माने जाते हैं, 8 रस माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नमे रस, शांत रस को नहीं गिना जाता है, ठीक है, नहीं गिना जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भरत मुनि थे, ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 ही बताई है, 8 ही बताई है। भरत मुनि का यहाँ पर जिक्र आ गया है। तो पूछा जाता है नाट्य शास्त्र किसने लिखा? नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बात आप सभी लोगों को बताना है, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा? तो यहाँ पर भी भरत मुनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे भाई? भरत मुनि, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, उसके अलावा आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए,
तो यहाँ पर आपसे रस के प्रतिष्ठापक कौन थे? आचार्य मम्मट थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है कि निम्न में से सही वर्तनी का आपको चयन करना है। कौन से शब्द की यहाँ पर आपको वर्तनी बिल्कुल सही लग रही है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। तो मिठाई कैसे लिखते हो भाई? ऐसे लिखते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसे भी नहीं लिखते हो, ऐसे भी नहीं लिखते हो, मिठाई ऐसे लिखते हो। तो इसलिए आपका यहाँ पर सही उत्तर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है बी बिल्कुल सही है। इसमें आप लोग बताइए कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मैं आपको ट्रिक से यहाँ पर याद करवाने की कोशिश करूँगा। एक बार आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। मैं आपको ट्रिक से सब कुछ याद करवा दूंगा। चलिए तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देखिए राजस्थान में कुछ भाषाएं बोली जाती है, बल्कि भाषा यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, बोली यहाँ पर आना चाहिए था। तो राजस्थान में कौन कौन सी बोली बोली जाती है मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूँ। चलिए, राजस्थान की जैसे कि राजधानी है जयपुर, तो जयपुरी एक तो बोली बोली जाती है। कौन सी? जयपुरी बोली बोली जाती है, ये बात आपको याद रखना है। अब जो बोलियां बोली जाती हैं वो सबकी शुरुआत जो है वो माँ से होती है, ठीक है। माँ से हो जाएगा मेवाती, तो ये कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, बोली है ये। उसके अलावा माँ से क्या हो जाएगा? मालवी हो जाएगा। तो मालवी जो है कहाँ पर बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, बात आपको ध्यान रखना है। माँ से ही क्या हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा। तो ये सारी बोलियां कहाँ पर बोली जाती हैं? आपको याद रखना है राजस्थान में ये सारी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो राजस्थानी आ गई। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो है कौन सी बोली बोली जाती? तो माँ से मैंने आपको बताई थी मेवाती, तो मेवाती इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें जैसे कि राजस्थानी के अंतर्गत जितनी बोलियाँ बोली जाती हैं वो मैंने आपको बता दी। पश्चिमी हिंदी भी है भाई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी बोलियाँ बोली जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न वहाँ से भी बन सकता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं? तो कौरवी जो है आपको याद रखना है, कौरवी, कौरवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही बोली जाती है। उसके अलावा हरियाणवी जो है, हरियाणवी भी आपकी कैसे बोली जाती है आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। उसके अलावा बुंदेली आपको याद रखना है, बुंदेली कैसे बोली जाती है? बुंदेली कहाँ बोली जाती है? जो बोली है बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेली और ब्रज भाषा ये दोनों पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है, ठीक है। बुंदेली और ब्रज भाषा आप सभी लोगों को याद रखना है। और कन्नौजी है वो भी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी सबसे ज़्यादा अगर पूछते हैं तो पूर्वी हिंदी ही पूछते हैं। और पूर्वी हिंदी की मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, कौन कौन सी? पहली है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। ए से हो जाएगा अवधि, ए से क्या हो जाएगा आपको याद रखना है? अवधि हो जाएगा। बी से हो जाएगा बघेली, ठीक है। बघेली, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बघेली कहाँ पर बोली जाती है, यानी कि बघेली जो है, ठीक, बघेली बोली की उपभाषा क्या है? तो पश्चिमी हिंदी बताओगे। सी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। इतनी सी बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? बताइए भाई। अच्छा प्रश्न है, तो बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अधिकरण में क्या आ जाएगा? में आ जाएगा। में या पर कहाँ पर आता है? अधिकरण में आता है, ठीक है, अधिकरण में आता है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको लग रहा है। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है? तो अभय, अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है निर्भीकता, उभय का मतलब होता है दोनों। क्या ये बात सही है या ये बात सही नहीं है, वो आप बताओगे। अभेद का मतलब होता है भेद का अभाव, और अभेद्य का मतलब होता है जो तोड़ा ना जा सके। तो यहाँ पर कुल मिला के हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सही होगा, क्या क्या सही नहीं होगा। तो देखिए, उभयलिंगी शब्द आपने सुना होगा। उभयलिंगी शब्द क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों, कि वो उभयलिंगी जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर शब्द जो है वो उभयलिंगी है। क्यों उभयलिंगी है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर के साथ हमने उभयलिंगी शब्द जोड़ सकते हैं। तो उभय का मतलब होता है दोनों, ये बात आपको याद रखना है। अब बचा अभय। अभय का मतलब क्या होता है? निर्भीकता होता है। तो ये एक प्रश्न बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है।
अभेद्य का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, जिसको तोड़ा ही ना जा सकता हो वो हम लोग क्या कह सकते हैं, अभेद्य कह सकते हैं। और भेद का अभाव क्या कहलाता है, अभेद कहलाता है। आपको पता है आ जहाँ पर भी लग जाए वो क्या उसका उल्टा हो जाता है, भेद का उल्टा हो जाएगा, इतना आपको याद रखना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसके अलावा बात करें, यहाँ पर अर्थी लिखा हुआ है, तो अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। अर्थी का मतलब क्या होता है भाई, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। और ये जो अर्थी लिखा होता है इसका मतलब होता है टिकठी। क्या मतलब होता है, टिकठी। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने भाई क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी को एक बार देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको इतना तो पता होगा कि आयात का मतलब क्या होता है, कि किसी दूसरे देश से किसी भी सामान को मंगवाना, यानी कि सामान आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, इसको हम लोग आयात कहते हैं। यानी कुल मिला के किसी भी सामान को बाहर से विदेश से मंगवाना आयात कहलाता है। तो विदेश में माल भेजना यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा क्या होना चाहिए था, विदेश से मंगवाना, ठीक है। और देश में माल लाना क्या कहलाता है, देश में माल लाना कहलाता है आयात। और निर्यात भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से यानी कि अपने देश से किसी दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। तो पूछा क्या गया था प्रश्न में, एक बार आप लोग देख लीजिए फिर मैं आपको उत्तर बता दूं कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। गलत है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, इस रेखांकित पद ये आपको बताना है क्या है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग क्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे भाई, ठीक है, क्या देखेंगे बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए तो वहाँ दुर्घटना हुई, दुर्घटना की विशेषता बताई जा रही है भयंकर के द्वारा, भयंकर के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। तो जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द आपके विशेष्य कहलाते हैं। ये दो बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। और विशेषण की भी अगर विशेषता बताई जा रही है तो उसको हम लोग प्रविशेषण कहेंगे, बात आपको ध्यान रखना है। और अगर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण कहेंगे। जिसके राम धीरे धीरे चलता है, तो चलता है ये एक क्रिया ही तो है। और चलता है की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे शब्द के द्वारा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगी। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा, पुस्तक की विशेषता बताई यह ने, तो यह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। कि निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है, उसको आपको बताना है कौन सा इसमें से समोच्चारित नहीं है, बताइए। चलिए तो बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए एक युग में समोच्चारित नहीं है, तो सबसे पहले बात करें समोच्चारित का मतलब क्या होता है। समोच्चारित किसको कहा जाता है, देखिए जिनका उच्चारण जो है समान होता है, जिन शब्दों का उच्चारण जो है यानी कि उच्चारण इनका जो होगा वो समान होगा, लेकिन इनके अर्थ जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, समोच्चारित कहते हैं। तो बात करें यहाँ पर हम लोग कि इनके जो है उच्चारण तो समान ही लग रहे हैं, यानी कि बोलने में तो एक ही लगभग लगभग लग रहा है, लेकिन इनके अर्थ अलग हैं, बिल्कुल अलग है, ठीक है। अफार का अर्थ अलग होगा, उपहार का अलग होगा, लेकिन अफार उपहार बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है एक ही शब्द बोल रहे हैं। अभिराम अविराम ऐसा लग रहा है कि उच्चारण में एक ही शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। अंत अंतिम यहाँ पर तो देखिए, ठीक है, अंत और अंतिम ये उच्चारण में एक समान भी नहीं लग रहे हैं। और बात करें जो मतलब होता है अंत का वही मतलब होता है अंतिम का, इनके दोनों के अर्थ जो है वो समान है, ठीक है। अभिमान अभियान, तो दोनों के उच्चारण समान लग रहे हैं, बोलने में समान लग रहे हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो आपका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये बोलने में भी समान नहीं लग रहे हैं, अर्थात इनका उच्चारण भी अलग है और इनके अर्थ भी एक समान होते हैं। यानी कि अंत का मतलब भी अंतिम होता है और अंतिम का मतलब तो होता ही अंतिम है। तो अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो पूछा जा रहा है उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में भागी किया, दूर किया, स्थापित किया या सम्मिलित किया। तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो सम्मिलित यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सम्मिलित यहाँ पर आ जाएगा। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा,
कौन सा विराम चिन्ह आएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, माटी की मूर्तें नामक जो रेखा चित्र है ये किसने लिखा है। महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा ने, निराला ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या राम वृक्ष बेनीपुरी ने। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो माटी की मूर्ति किसका रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई, जिनका भी उत्तर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बात करें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को, इनकी कौन सी रचना के लिए, यामा रचना के लिए। ठीक है, यामा रचना के लिए, बात आपको ध्यान रखना है। और सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए मिला था, चिदम्बरा के लिए मिला था। तो कुल मिला के रचना तो आप लोग याद रख लो कि कौन सी रचना के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इतना तो आप लोग भाई याद ही रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। आवारा मसीहा जो जीवनी है ये किसका जीवन चरित्र है। तो बताइए भाई किसका जीवन चरित्र है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, पहले इसके हम लोग बात कर ले इसके, ठीक है, इसको किसने लिखा भाई। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। ठीक है, आवारा मसीहा को। और किसका जीवन चरित्र है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का ये जीवन चरित्र है। बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका सही उत्तर। दिए गए वाक्यांशों में से त्रुटिपूर्ण भाग का आपको चयन करना है। त्रुटि नहीं है तो आपको क्या बताना, ऑप्शन नंबर डी का चयन करना है। चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। बताइए। चलिए तो कहां पर आपको त्रुटि लग रही है, बताइए भाई। दिखाकर दौड़ नहीं जाता, ये भाई गलत ही लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है। तो कहां पर त्रुटि होगी, ऑप्शन नंबर बी वाले भाग में त्रुटि होगी। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। शुद्ध वर्तनी बताइए भाई किस तरह लिखा जाता है कौमुदिनी। तो यहाँ पर आपका अगर हम लोग बात करें, का में छोटे ऊ की मात्रा, माँ में छोटी की मात्रा और दिनी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। का में भी छोटे ऊ की मात्रा आएगी, माँ में भी छोटे ऊ की मात्रा आएगी, तो कुमुदिनी यहाँ पर सही वर्तनी हो जाएगी। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। संभवतः आज वर्षा हो जाए, अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य का भेद आप लोग बताइए। क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो सकता है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये संदेह इसमें लग रहा है कि संभावना है कि आज वर्षा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि संदेहवाचक ये वाक्य हो जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो उससे महत्वपूर्ण बात है कि कौन से पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। तो पत्थर को हम लोग प्रस्तर भी बोलते हैं, पत्थर को हम लोग उपल भी बोलते हैं, और पत्थर को हम लोग पाहन भी बोलते हैं, लेकिन पत्थर को हम लोग पशम नहीं बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि शुद्ध वाक्य आपको बताना इसमें से कौन सा है, बताइए भाई। शुद्ध वाक्य की बात करें तो मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, या मुरझाई हुई, यहाँ पर तो मुरझाई हुई फूल आ गई तो गलत हो जाएगा। मुरझाया हुई फूल यहाँ पर आ गया, ठीक है, आना क्या चाहिए, ये तो गलत होगा। मुरझाई हुई फूल आ गए, ये भी गलत होगा। उसके बाद क्या हुआ, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे हो जाएगा, खिल उठा आना चाहिए। तो कुल मिला के जो शुद्ध वाक्य करे बात, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा। लो यहत लतिका भी भर लाई, मधु बुकुल नकल रस गागरी। इसमें उदाहरण आपको बताना है, मानवीकरण अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, या भ्रांतिवाद अलंकार है।
तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें, लो यह लतिका भी भर लाई मधु बुकुल नवल रस गागरी, यानी कि जो जिसमें जान नहीं है उसको यहाँ पर जान बनाकर पेश किया जाता है। और जब किसी भी वाक्य में कोई बेजानदार चीज़ होती है उसको जानदार बनाया जाता है, तो वहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा अलंकार होता है भाई? मानवीकरण अलंकार होता है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये आपका जो था वो आज का अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और सभी को वीडियो को जाकर शेयर करना है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाले